ये तो ठीक है, सन नहीं है तो आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे आपको नहीं होगा। और हम बहुत इसमें क्वांटिटी में सोलर एनर्जीज नहीं कर सकते, ओनली डोमेस्टिक लेवल कर सकते हैं। जैसे आपका हाइड्रिल हुआ, वो हम बहुत कर सकते हैं, 11 केवी तक कर सकते हैं, और सारे कंट्री को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोलर तो जस्ट डोमेस्टिकली है। वो उसके जो प्लेट्स होते हैं मैडम, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स के डिवाइसेस होते हैं, और वो फेल भी होते हैं मॉइस्चर के कारण, ज्यादा टेम्परेचर के कारण, या हीट हीट मेन प्रॉब्लम है। तो वो ये सोलर टाइप का हुआ। तो अभी फोर्थ है जो मतलब हम एक रिएक्टर से करते हैं, दैट इज वेरी बहुत कन्वेंशनल है मैडम। उसका रख रखाव बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो रेडिएशन निकलते हैं वो बहुत जाकर के कुछ 80 फीट में जाकर के डेप्थ में उसको करते हैं, और 100 ईयर्स तक जितना हम उत्पादन नहीं करते हैं उसको संरक्षण में लगता है उसको। क्योंकि अगर रेडिएशन एक भी हुआ, क्योंकि 20 मिली रैम बहुत घातक होता है मनुष्य के लिए, उसके ऊपर हुआ, जैसे आप राजस्थान वगैरह में अपने 99 में देखा होगा, तो वहां पर बहुत पहले प्लानिंग की गई थी। और अभी तक जहाँ को हमने हाइड्रोजन बम का एक किया था, मतलब वहां पर ये एक रिसर्च किया था, आज तक उसको बहुत द्रुत मचा करके कंक्रीट से किया है, क्योंकि ऊपर तक नहीं आना चाहिए। तो हाइड्रल से लगभग मुझको याद नहीं है, लेकिन काफी 30 से ऊपर है, और रिएक्टर से 2 या 3% होगा। सोलर ओनली फॉर द डोमेस्टिक लेवल। ये जो मेरी जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उपयोगी जानकारी आपने शेयर करी है सभी के साथ में, सभी का इससे बेनिफिट होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे ये वाले जो हमारे एनर्जीज के सोर्सेज हैं। सॉइल से कैसे एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेनली इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात यहाँ पे ज्यादा हम कर रहे हैं। हाइड्रो यानी पानी से, मिट्टी से, जियोथर्मल यानी भूगर्भीय, और बायोमास जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनसे कैसे हम एनर्जी कंडक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर से कैसे, और फॉरेस्ट से कैसे। ये सब हम आज यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है सॉइल एनर्जी का। सॉइल एनर्जी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिट्टी में क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं जिनकी डेथ हो जाती है, या पेड़ पौधे हैं, वो भी डेथ होने के बाद सब, हम इसीलिए वर्ड भी यूज करते हैं मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाने का मतलब ही क्या हुआ कि हमारा वही फिर आ जाएगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन सब से मिलके बना है, इन सब एबायोटिक से मिलके जो बना था बायोटिक, वो वापस से एबायोटिक में वापस चला जाएगा, और इसी मिट्टी में दब जाते हैं वो। अब दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि छोटे छोटे डिकम्पोजर होते हैं, छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कोई सी भी बॉडी हो, जो भी बॉडी मिट्टी में मिल गई है, उसको ये क्या करते हैं धीरे धीरे, ये तो इनका तो फूड ही यही है, ये यहाँ पे इसी पे मतलब इनका चल रहा है, इनको एनर्जी इसी फूड से मिलती है। साथ में ये क्या करते हैं, बड़ी बॉडी को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे में डिवाइड करते हैं, और इनको इसमें पूरा लंबा टाइम लगता है। इसी इनकी जो प्रोसेस है, ये जटिल अणुओं को यानी कॉम्प्लेक्स बॉडीज को सरल बॉडी में जो तोड़ने की जो प्रोसेस है, उसका यूज करके यहाँ पे हम मिट्टी से एनर्जी जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं सॉइल एनर्जी। इसके लिए किसका यूज होता है ये हम देखते हैं अब। माइक्रोबियल ईंधन कोशिका यानी MFC, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स इनको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक डिवाइस होती है MFCS, ये डिवाइस होती है जो ये डिकम्पोजर होते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इनके काम करने से जो एनर्जी हो रही है उससे ये क्या कर लेते हैं, बिजली बनाने का काम ये डिवाइस करते हैं। MFC सूक्ष्म जीवों से रासायनिक ऊर्जा को काय में करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी को ये काय में कर देते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं। मिट्टी के कणों के चारों ओर सतही आवेश, आवेश मतलब आयंस, जैसे आपने देखा होगा
बचपन में हम करते थे बहुत, हम ऑयल लगाते हैं सिर में और कंघी जो लेते हैं तो वो कंघी में ऑयल चिपक जाता है, तो फिर हम क्या करते थे, उस कंघी को नीचे मिट्टी में रगड़ते थे, तो वो पूरी तिनके और वो सब, मतलब नीचे रगड़ते भी नहीं थे, दूर से उसके पास में ले जाते थे तो उसमें चिपक के आ जाते थे। कभी किसी ने ऐसा किया है? ये एक्सपीरियंस है किसी के साथ में? जी मैम। मैम हाँ ये मैं स्किल से भी होता है। हाँ, स्किन से भी होता है कि हम कई बार देखते हैं चेयर पे जब हम बैठते हैं, फाइबर वाली चेयर पे जब बैठते हैं हम, तो हमें कई बार करंट भी लगता है, चट से आवाज आती है, कई बार ऐसा भी होता है ना, कई लोगों को कई बार करंट लग जाता है। तो ये सारा किसके कारण होता है? आवेश के कारण। आवेश मतलब चार्ज, जो प्लस और माइनस वाला खेल है ये। कल हम पढ़ रहे थे ना बैटरी में प्लस और माइनस, जैसे बैटरी में होता है एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, तो ये चार्ज होते हैं, ये प्लस और माइनस इधर उधर होते रहते हैं, तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये जो कण है इनके चारों तरफ क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये लिखा है ना विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और यही क्या काम करता है, यही बिजली बनाने का काम करता है। बिजली जैसे क्या आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं, जो हमको फाइबर की चेयर पे जो करंट लगता है, एकदम से झटका सा लगता है, चट्टे से जो आवाज आती है, वो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक बिल्ट हो जाता है, उसके कारण ऐसा होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो कण होते हैं मिट्टी में, जब इनके पास ऐसा ये चार्ज हो जाते हैं, तो और चार्ज होने के बाद ये जो फील्ड बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में भी पानी होता है, हमें पता है मिट्टी के अंदर भी पानी होता है, तो उस पानी की जो मूवमेंट है उसको या गति स्पीड को उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इनमें ऐसी पावर होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके मिट्टी के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या करते हैं, हम समायोजित करते हैं, यानी कि हम उसको एडजस्ट करके और क्या कर लेते हैं, मिट्टी के जल परिवहन को विनियमित करना इससे पॉसिबल हो जाता है। यानी मिट्टी के जल को विनियमित करने का मतलब ये है कि हम उससे फिर क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको यूज कर पा रहे हैं। विनियमित का मतलब यही होता है कि अपने हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको किस डायरेक्शन में हमको बहाना है, कैसे उसका यूज करना है। फिर वही प्रोसेस सब में होती है। सब में बिजली जब बन गई है तो सब में आएगा टरबाइन का यूज। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्स है सब में होता है। अब आपका एक होमवर्क ये है, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम पर्पज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, टरबाइन कितने टाइप के होते हैं। अभी हम हाइड्रो एनर्जी जब पढ़ेंगे, हाइड्रो एनर्जी में हम टरबाइन के 2-3 टाइप देख लेंगे। लेकिन आपका होमवर्क ये भी है कि आपने जितने भी अभी तक पढ़े हैं, विंड एनर्जी पढ़ा है, सोलर एनर्जी पढ़ा है, अभी हम ये सॉइल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो सब में किस में कौन से टाइप का टरबाइन यूज होता है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत डीप जा रहे हैं, दिन पे दिन एग्जाम टफ होता जा रहा है, तो ये आपका होमवर्क है। ये आपको साथ साथ बहुत सारी चीजें कवर करके चलनी पड़ेंगी। माइक्रोबियल ईंधन कोशिकाएं एवं उनके कार्य क्या है? बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैविक पदार्थ से बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरण। मतलब हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम एबायोटिक से बिजली बना रहे थे, और यहाँ पे अब हम बना रहे हैं बायोटिक से। बस यही अंतर है यहाँ पे, बाकी सब में बायोटिक से ही बनती है। समझ रहे हैं ना? बायोटिक और एबायोटिक पहली क्लास में हमारा क्लियर हो गया था। माइक ऑन करके बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आवाज आ रही मेरी सभी को? बायोटिक और क्या बोला? एबायोटिक। एबायोटिक। हाँ, क्लियर है सबको ये? जी मैम। एबायोटिक मतलब अजैविक, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें आएंगे वो एबायोटिक है। बायोटिक जिसमें जितने सारे जीवित प्राणी हैं और पेड़ पौधे हैं, जिनमें मूवमेंट होता है या फिर ब्रीदिंग होती है, वो सब बायोटिक में आ जाते हैं। और
इनके बीच की कड़ियां होती हैं, ये वायरस, बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव में आ जाते हैं। लेकिन ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये किस में आ जाते हैं, बायोटिक में ही आते हैं। इसलिए हम जो सॉइल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसी होती है, बायोटिक एनर्जी भी हम उसको कह सकते हैं। और ये इसके उपकरण क्या है, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव इसके एपरेटस हैं बिजली बनाने के। जैविक पदार्थ एनोड चेंबर में रखा जाता है। एनोड कैथोड आपने स्कूल में पढ़े होंगे, 10th लेवल में, 10th क्लास में आ जाते हैं मेरे ख्याल से एनोड और कैथोड। रॉड होती हैं ये वही काम करती हैं। आवेश वाला यानी चार्ज वाला आयंस आवेश के लिए काम करती है ये। सूक्ष्म जीव उस पदार्थ को तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों का उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं उनको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, जो ज्यादा है उसको निकाल देते हैं और दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं। और इसी से क्या होता है, जो हम अभी देख चुके हैं, एक सर्किट बन जाता है और यहाँ पे वो प्लेट्स लगा दी जाती हैं जैसा बैटरी में होता है। अब ये बहुत डीप इसमें नहीं जाना है हमको, क्योंकि हमें हम साइंस वाले नहीं है, हमें सिर्फ जनरल टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है जो कि हम समझ चुके हैं। उपयोग क्या है इनका, माइक्रोबियल जो ईंधन कोशिकाएं हैं उनका यूज है, जो गंदा पानी होता है उसका ट्रीटमेंट करना, दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे गांव हैं या बहुत पिछड़े इलाके हैं उनमें क्या करना, छोटे उपकरणों को बिजली प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, जो बहुत कम एनर्जी में चल जाते हैं, जैसे चार्जर है या रेडियो है, इसको बहुत बिजली की जरूरत नहीं होती है। प्रदूषण कम करना, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करते हुए कचरे का, देखा ना हमने कि मिट्टी में पड़ी हुई चीजें जो गंदगी है, कचरा है, उसका ही तो यूज कर रहे हैं ये, तो प्रदूषण को भी कहीं ना कहीं ट्रीट कर रहे हैं ये। तो ये हमारा हो गया सॉइल एनर्जी। किसी को कोई डाउट है इसमें सॉइल एनर्जी में? अगर है तो नोट करके रख लीजिएगा, हम उसको लास्ट में ले लेंगे। अब हमारा आ जाता है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी मतलब जल विद्युत या पन विद्युत। अब हिंदी में आपको इसमें पन बिजली मिल सकता है, पन बिजली, जल विद्युत या हाइड्रो एनर्जी, ये सब एक ही के नाम है। बांध देखे हैं आपने, जगह जगह आजकल बहुत बड़े बड़े बांध बन गए हैं, देखे कि नहीं सभी ने? मैडम यस 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 बांध हो इसीलिए बनाए जाते हैं दरअसल कि जो पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में जो पानी है उसका यूज करके हम बिजली बना लें या सिंचाई के लिए हम उसको उपयोग कर लें। तो क्या कर रहे हैं, पहले तो बांध क्या होते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उनको हम देख लेते हैं। मैम इससे ऊर्जा बनाई जाती है हाइड्रो से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पूरी उसकी टेक्नोलॉजी है, पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रही है। एक रिजर्वायर होता है, पहले डैम हो गया, ये डैम हो गया, ये डैम ऐसे ही दिखता है ना हमको, कहीं भी हम जाते हैं डैम देखने तो डैम ऐसा रहता है, उसके ऊपर एक सड़क सी बनी रहती है, हम उसके ऊपर से जाके देख लेते हैं, दोनों साइड दूर दूर तक हमको पानी ही पानी नजर आता है। और अगर हम दूसरी सड़क से उस डैम को देखते हैं तो हमको उसमें ऐसे कुछ गेट लगे हुए नजर आते हैं, चैनल जैसे। तो इसमें पहला तो क्या होता है, एक डैम होता है, फिर रिजर्वायर। डैम क्या होता है, कोई पानी का स्रोत है, वाटर बॉडी है कोई बड़ी सी, उसमें हमने 4 दीवारी बना दी, उस पानी को रोक दिया हमने, स्टोर कर लिया बीचों बीच में किसी तरह से। जब पानी को रोक लिया हमने तो इस बीच की जगह कोई जहां पानी हमने रोका है ना, हमारे कुछ प्रयासों से, नेचुरली नहीं रुका वो, हमने रोका है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। इसी को, ये जो बीच का है इसी को रिजर्वायर बोल रहे हैं। फिर फ्लोइंग वाटर, ये जो बह रहा है ये फ्लोइंग वाटर है, जितना हमको छोड़ना है उतने ही हम छोड़ रहे हैं। ये पानी का मतलब अगर ये नहीं होता तो ये अपने आप बहता रहता, इधर से इधर निकल जाता अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से। लेकिन हमने यहाँ ये दीवार और ये गेट बना के इसको कंट्रोल कर लिया
कि यहाँ से हम पानी जितनी हमारी इच्छा होगी, जितनी हमारी जरूरत होगी, उतना हम धीरे धीरे करके छोड़ेंगे या तेज छोड़ेंगे, गेट को थोड़ा सा खोल देंगे, ज्यादा खोल देंगे। तो ये फ्लो है वाटर का और ये चैनल है। इस वो जो गेट है जिनको हम कहते हैं ना, इस वाले डैम के पूरे गेट खोल दिए, अगर ज्यादा पानी, बारिश ज्यादा हो गई, इधर ज्यादा पानी बढ़ गया, तो ये गेट क्या करते हैं, धीरे धीरे खोल देते हैं, एक एक करके खोल के। अगर 5 है 7 है तो सब, एक ज्यादा जरूरत हुई तो सब खोल देंगे, अगर नहीं खोलेंगे तो क्या होगा। वो एक सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म देखी होगी, फिर क्या होता है अगर डैम के गेट ना खोलें तो पूरा जितना पानी है रुका हुआ है। बिल्कुल आपको याद होगा, मतलब जो घर में काम करते हैं किचन में, उन्होंने देखा होगा कि सिंक होता है किचन में बर्तन मांजने का, उसमें कभी कभी कचरा अटक जाता है तो पानी भर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस कचरे को या तो साफ कर देते हैं, और अगर पाइप पूरा जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी को, मतलब इस छेद को बंद कर देंगे ताकि धीरे धीरे पानी ना रिसे उसमें से। पूरा इसको हमने कवर कर दिया, किसी तरह से बंद कर दिया और इसको फुल भर लिया हमने उस सिंक को। फिर क्या करेंगे, हम इस कवर को हटा देंगे तो पानी एकदम, पूरा पानी क्या होगा, पूरे प्रेशर के साथ जाएगा, पूरा जो है रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी यही है कि अगर पानी इतना हमने रोक लिया ज्यादा इस दीवार से, इसको जाने नहीं दिया, तो फिर जो है ये दीवार तोड़ के पूरे प्रेशर के साथ तबाही मचा देगा। इसलिए गेट खोलना जरूरी है और गेट लगाना जरूरी है। टरबाइन, पता ही है हमको कि टरबाइन क्या काम करता है। टरबाइन घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बनता है, बिजली बनती है, जो जनरेटर में फिर क्या होता है, उसका कन्वर्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस पानी के पड़ने से ये टरबाइन जो है वो घूमता है। ये एक सरल प्रोसेस जो हमारा हाइड्रो एनर्जी की है। अब टर्मिनोलॉजी ये सब लिखी हुई है यहाँ पे। पेन स्ट्रोक, पानी के बहाव को निर्देशित करने वाला ये जो पाइप है ना, इसी को पेन स्ट्रोक बोल रहे हैं। अब टरबाइन, यहाँ पे आ गए हमारे टरबाइन। कितने टाइप के होते हैं ये टरबाइन? होते क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, जो किसी भी चीज में होती है एनर्जी, वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और उसको बदल देता है ये केमिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी या गतिज एनर्जी में। गतिज एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में जब चेंज हो जाती है, फिर ये जो है जनरेटर, ये उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन के प्रकार कितने होते हैं? मेनली हम इसमें 3 टाइप के देखते हैं। इम्पल्स टरबाइन, इसको पेल्टन व्हील टरबाइन भी बोलते हैं। और ये कैसा करता है, मतलब इसमें पानी का फ्लो टेंटिकल होता है। टेंटिकल का मतलब होता है, आपने झरने देखे? हम कई जगह झरने जाते हैं देखने। झरने कैसे होते हैं, कैसे होते हैं झरने, बताइए। मैम ऊपर से पानी गिरता है नीचे। ऊपर से पानी गिरता है नीचे, और नीचे गिरते गिरते क्या होता है, वो यहाँ से इकट्ठे गिर रहा है। अगर किसी पत्थर के सहारे सहारे आ रहा है वहीं के वहीं, तो वो धार में बहता हुआ आएगा। लेकिन यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब बीच में सपोर्ट नहीं है, दीवार या पहाड़ ऐसा है, लेकिन उसका बहाव ऐसा है, तो वो ऊपर से गिर रहा है तो कैसा हो रहा है, ऐसा बिखर जा रहा है ना, उसकी धार जो है वो बिखर जा रही है। इसी को बोलते हैं टेंटिकल। टेंटिकल उसमें लोग फ्लो, नहाते हैं मैम, ये हाँ, करते हैं उसके पीछे। इसको बोलते हैं टेंटिकल फ्लो। तो जो इम्पल्स या पेल्टन व्हील टरबाइन है, उसका यूज किया जाता है जो हाई वाटर सोर्स है। हाई मतलब जिस ज्यादा हाइट वाला वाटर सोर्स है, ऊपर से, जहां बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है, उस पानी से टरबाइन को घुमा रहे हैं, तब वो कहलाता है इम्पल्स टरबाइन। टरबाइन से क्वेश्चन आया हुआ है आपके नेट के एग्जाम में। अब ये टरबाइन में आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, बकेट शब्द यूज किया हुआ है इनने एक जगह, ये बकेट्स। यहाँ तो हमको दिख नहीं रहा है कि ऐसी बकेट लगी है, ये तो छोटा सा होता है टरबाइन, तो हम देखते हैं किसी भी उसमें इतना बड़ा, तो ये तो हमको चम्मच जैसी दिख रही है,
तो बकेट क्यों कह रहे हैं, बकेट क्यों कह रहे हैं, इसके लिए इसको समझेंगे हम। पहले बहुत पुराने समय में या आज भी कहीं मिल जाए आपको संयोगवश, खेतों में जो सिंचाई की व्यवस्था होती थी, रेहट या रहट की उसको सिंचाई बोलते थे। उसमें क्या होता है, ये कुआं है, ये कुएं के अंदर का और बाहर का स्ट्रक्चर है। ये जो कुएं की बाउंड्री होती है ना, जहां से हम खड़े होकर पानी भरते हैं, वहां पे आधा व्हील ऊपर है और आधा व्हील उसमें नीचे है। साइकिल के पहिए में जैसी चेन लगी होती है या मोटरसाइकिल में जैसी चेन लगी रहती है, वो ऊपर से नीचे तक जोड़े रखती है ना, ऐसे ही ये टरबाइन का जो व्हील होता है, सॉरी हाँ टरबाइन में भी, और ये यहाँ पे जो रेहट का व्हील है, इसमें भी पूरी चेन में बाल्टियां लगी रहती हैं। अब ये बाल्टियां लगी रहती हैं तो ये नीचे जा रही है, जब ये नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, इनमें खाली है। जब ऊपर यहाँ भर गई है, ये भर गई, फिर ऊपर जा रही है, ऊपर जाके क्या हो रहा है, यहाँ बीच में ना आड़ी होंगी तो पानी इसका गिर जाएगा। अब यहाँ बीच में ये पाइप लगा दिया गया है, नाली लगा दी गई, ये इस वाले डायग्राम में दिखेगा आपको। ये पानी यहाँ पे गिर रहा है बाल्टी से, और इसके लिए यहाँ पे एक पाइप या नाली की व्यवस्था बना दी है, जिससे हमको इस पानी को जहां ले जाना है, यहाँ इनने टंकी में भर लिया है, या हमें कहीं और ले जाना है, खेतों में सीधे भी जाना है, वहां हम इसको भी जा सकते हैं। और ये व्हील कैसे घूमता है, इसके लिए इस लकड़ी के साथ कनेक्शन रहता है अंदर ही अंदर, उसमें बैल बंधे रहते हैं या किसी भी जानवर को बांध देते हैं, उसके गले में एक लकड़ी सी बांध देते हैं, वो घूमता रहता है चारों तरफ, वो घूमता है और कनेक्शन ऐसा रहता है कि वो ऐसा घूमता है, और यहाँ ऐसा कनेक्शन इसके साथ अंडरग्राउंड रहता है। तो ये व्हील साथ साथ घूमता है, ये ऐसे में घूमता है और वो मान लीजिए ऐसे में घूमता है। वो अपनी जगह पे घूम रहा है चारों तरफ जमीन पे, और ये खड़े में घूम रहा है। इसको आप एक बार खुद भी सर्च करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और इसका रिएक्शन टरबाइन, अब रिएक्शन टरबाइन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपके गाल पे किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो आपका रिएक्शन क्या होगा बताइए, बिना कारण मार दिया, गुस्सा आएगा मैम। रिवर्स हाँ? एक्शन होगा मैम। रिवर्स भी कर सकते हैं मैम, मतलब दोबारा भी हम भी मार सकते न्यूटन का हैं। एक चुटकुला था ना, न्यूटन का एक नियम है, उसमें से एक चुटकुला बना था कि किसी ने गुलाब का फूल दिखाया तो उसने बदले में हाथ का पंजा दिखा दिया, या कमल का फूल दिखाया तो हाथ का पंजा दिखा दिया। वो मतलब इसीलिए था कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का एक लॉ है। तो रिएक्शन का मतलब यही है कि पानी जब जा रहा है टरबाइन से टकरा रहा है, अब हम वापस टरबाइन पे जाते हैं, इसलिए इसको प्रोसेस वैसी ही है, इसलिए यहाँ पे इसको बकेट का नाम दे दिया है। टकरा रहा है तो कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, ये घूम जाएगा, यही रिएक्शन है। और इसमें एक नोजल लगा होता है, नोजल, आप नोजल से ये समझिए कि एक छोटी नली होती है जिसमें जाली छेटे, आजकल हमारे नलों में, जो घरों में हमारे वॉश बेसिन में नल यूज होते हैं, उसमें भी आप देखते हैं ना जाली वाली ऐसे नल आ गए जिसमें ऐसे छोटे छोटे जालियों में से, छेद में से पानी निकलता है, और वो क्या करता है, बिखर जाता है, फव्वारे की तरह आता है। देखा है ऐसा, आजकल के नलों में ऐसा हो रहा है, यस मैम। सबने देखा होगा। तो ये नोजल भी यही काम कर रहा है कि यहाँ आके ऐसे पानी डाल रहा है, और फिर इसके रिएक्शन से क्या हो रहा है, ये टरबाइन जो है वो घूम जाता है। तो रिएक्शन टरबाइन दो टाइप के हैं, एक है कैप्लॉन टरबाइन और दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन, जो निम्न वाटर हेड के हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं। निम्न वाटर हेड का मतलब है, आगे भी आएगा इसका, अगली स्लाइड में भी है। इसको ऐसे समझ लो कि कम हाइट पे जो है, बहुत ऊंचाई नहीं। एक हमने इसके पहले जो देखा पेल्टन व्हील, वो बहुत हाइट से गिर रहा है, जैसे झरने वगैरह होते हैं ऐसी हाइट से गिर रहा है। वो पेल्टन व्हील उसमें
उसमें पेल्टन व्हील का यूज करते हैं। और जो कम हाइट वाले होते हैं वहां से अगर हम पानी से बिजली बना रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। और ये कैसे होते हैं, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत होती है। और ये ना हमारी ज्यादा जरूरत को पूरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम इसमें कम बॉडी का है और इसमें पानी ज्यादा है। कम हाइट वाला है लेकिन पानी की मात्रा कैसी है, इसमें ज्यादा है। और जो फ्रांसिस टरबाइन है वो मीडियम वाटर हेड की पावर, यानी इससे थोड़ी ज्यादा हाइट वाला होगा, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, बीच वाली हाइट का है। और इसमें रेडियस फॉर्म में तथा उसका निकास एक्सियल फॉर्म में, ये दोनों ये कैसे कर रहे हैं, ये रेडियस पे ही होता है। कैपलान जो है रेडियस फॉर्म पे, रेडियस फॉर्म का मतलब है इसमें पानी जो है वो पैरेलल चलता है, टरबाइन के साथ साथ घूमता है, टरबाइन के पैरेलल चल रहा है रेडियस वाले में, इतना ध्यान रखिए। और एक्सियस में क्या हो रहा है, टकरा रहा है उस पे। दो तरह से काम करता है, पहले रेडियस फॉर्म में आता है और फिर बाद में जब जाता है तो एक्सियल फॉर्म में आता है, यानी कि पैरेलल नहीं जाता है वो। समझने के लिए बस ऐसे उसको समझ ध्यान में रखिए। फिर एक और टर्मिनोलॉजी है स्लिप वे। एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको निकालने के लिए रिजर्वायर में ये लगा होता है। यहाँ पे कहीं, अच्छा इस वाले डायग्राम में नहीं है वो, इसमें भी नहीं है। चलो मैं उसको बता दूंगी बाद में, या आप खुद उसको देखना तो वो समझ में आ जाएगा आपको। अब हमारा ये पूरी प्रोसेस है कि यहाँ से हमने ये जो पैनल है इससे हमने पानी को क्या किया, एक प्रेशर के साथ में हमें जैसा चाहिए वैसा टरबाइन के ऊपर भेजा, और टरबाइन ने फिर अपनी आगे की प्रोसेस करी। जनरेटर ने अपना काम किया, चेंज किया एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ट्रांसफार्मर में गई, डीसी से एसी में बदली, एसी से ग्रिड में, जैसे हम पहले की एनर्जी में समझ चुके हैं, और फिर घरों को पहुंच गई, बिजली सप्लाई हो गई। सबसे ज्यादा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है ना फ्रांसिस टरबाइन, मोस्टली इसी का यूज किया जाता है हाइड्रो एनर्जी में, हाइड्रोथर्मल प्लांट में, हाइड्रो प्लांट में इसी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। यस मैडम, परफेक्ट। हाँ, टाइप्स ऑफ हाइड्रो प्लांट, पावर प्लांट कैसे, कौन कौन से होते हैं? एक पानी के बहाव के आधार पर होते हैं, रन ऑफ रिवर और पॉन्डेज टाइप, रिवर रिजर्वायर टाइप, ऐसे 3 टाइप के होते हैं। यह प्लांट तब उपयोग में लाया जा सकता है जब इसमें पानी बहकर आता है। इसका उपयोग बस लोड बेस के लिए किया जाता है, बेस लोड के लिए किया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत जरूरत है, कहते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल हमारी बेसिक नीड्स जो होती हैं हम उतनी ही पूरी कर लें, अपनी जरूरतें। किसी की मान लो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है तो हमको लगता है बस हमारा एकदम आवश्यक जो खर्चा है वो निकल जाए, उतना गुजारा हो जाए। तो ऐसे ही एकदम बेसिक नीड लोड के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और पानी आ रहा है, अपने आप बह के आ रहा है, उसका यूज करके हमने कर लिया। पॉन्डेज टाइप कि हमने जानबूझ के पानी को रोका और हमने उसी पर्पज से उसको पानी को रोका, फिर हम उसमें कर रहे हैं तो हम उस पर पूरे डिपेंड है, और उसका पीक यूज यानी अधिकतम जो आवश्यकता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। रिजर्वायर टाइप बहुत बड़े लेवल पे इसमें पानी स्टोर किया जा सकता है, जैसे हमने अभी देखा बांध बनाकर, डैम बनाकर, और वहां पे दोनों टाइप का होता है कि पीक लोड को भी करेंगे और बेस लोड को भी कवर करेंगे। वाटर हेड के आधार पर, वाटर हेड मतलब कि ऊंचाई कितनी है, जो हमारी वाटर बॉडी है जिससे बिजली बनाना है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके बेस पर लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड 3 टाइप के होते हैं। इसकी जो हाइट है वो 0 से 30 मीटर होती है, इसकी 30 से 300 मीटर और इसकी 300 मीटर से ज्यादा होती है। ये हमारे हो गए पानी के, किसके बेस पर हो गए, ये बहाव के आधार पर थे।
और पानी के बहाव की मात्रा के आधार पर। 3 टाइप के होते हैं इसमें भी। मैम एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली? यस मैम। मैम 1 मिनट बाद। हाँ, समझ में आ गया ये? बताइए। ठीक है मैम। यस मैम। ओके। पानी के बहाव की मात्रा के आधार पर हाई डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज, इस प्रकार के पावर प्लांट में पानी के बहाव की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यानी हम ये जो देख रहे हैं ना डायग्राम में, छोड़ना कितना है पानी, कितना छोड़ा जा रहा है, उसके बेस पे है ये 3 टाइप के। बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं तो हाई डिस्चार्ज, कम छोड़ रहे हैं तो मीडियम डिस्चार्ज और लो डिस्चार्ज। इसमें भी टरबाइन याद रखना है अपने को, कनेक्ट कर लीजिए। इसके लिए फिर से टेबल आपकी एक बन जाएगी, सारी चीजें एक लाइन में, जैसे और टेबल्स का बताया है मैंने, है ना, कि ऊपर कॉलम में बना लीजिए हाई डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज। यहाँ पे रख लीजिए टरबाइन, एक कॉलम टरबाइन का रख लीजिए, तो सब में तीनों में कौन कौन से टरबाइन आ रहा है। और यहाँ पे दूसरा कॉलम बना लीजिए, टरबाइन के टाइप वाला बना लीजिए, किस में यूज हो रहे हैं। ऐसे करके ये टेबल बना लीजिए, तो आपके सामने सारी चीजें एक साथ रहेंगी, तो याद करना आसान रहेगा कंपैरेटिवली। ये हमारा हो गया वाटर से एनर्जी कैसे होती है प्रोड्यूस, हाइड्रो पावर प्लांट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है, हम सबको पता है पृथ्वी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये भी हमको पता है पृथ्वी के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसा कि ये दिख रहा है। ये आपका कैसा है, अर्ध कटा हुआ, मतलब अंदर से हमने पृथ्वी ये बनी है, इसको हमने 2 भाग में ऐसा इसको काट दिया, तो इसके अंदर का जो है वो ये दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को ना अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाते हैं। इसको जानते हैं ऊपर पट्टी, जो सबसे ऊपर की लेयर है, यानी कि क्या नाम है सर इसका, कोर। सबसे अंदर वाली कोर होती है, कोर है। हाँ सबसे अंदर वाली। और सबसे बाहर वाली ऊपर पट्टी को क्या कहते हैं, एक ये मेंटल हो गई। 3 लेयर होती है ना, इसका भी मुझे एकदम नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा। ऊपर की परत है सबसे, और जितने भी हमारी एक्टिविटी होती है, अन्न उत्पादन होता है, ये सब हम इसी में करते हैं, सबसे बाहरी वाली परत में। लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितने भी हमको पता है कि सारी चीजें मिट्टी के अंदर ही है, पृथ्वी के अंदर ही है, अंदर के भाग में है। हम यहीं से तो माइन करते हैं ना, चीजें खुदाई करते हैं खदानों में और माल निकालते हैं बाहर, सारे खनिज निकालते हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे खनिज होते हैं, धातुएं होती हैं, अंदर का चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत गर्म है। क्यों है ये गर्म, इसका जैसे अगर कोई साइंस वाले यहाँ पे हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कि जब पृथ्वी बनी तो कैसे बनी थी, सन का ही एक हिस्सा थी ये, सूरज से ही एक विस्फोट हुआ सन में, तो उससे ये अलग होके अलग हो गई। आग का गोला थी जब ये अलग हुई थी, तो अब आग का गोला थी, वेपर निकलती थी इसमें से, वेपर फिर पानी में बदलती थी। इसके पहले जो हमने पढ़ा था ना कि पानी वापस बादल बन रहे हैं, फिर बरस रहे हैं, साइकिल एक चलता रहा। तो पहले तो क्या होता था कि जैसे गर्म तवे पे अगर पानी की कोई एक आध बूंद डाल दे, छींटा पड़ जाए, तो क्या होता है, एकदम छुन्ने से आवाज आती, पूरा भाप बन के उड़ जाता है वापस। तो इस पृथ्वी पे भी पहले तो जैसे ही ये बूंदे गिरती थी, पानी गिरता था, पूरा ऐसा उड़ जाता था। यही सालों तक, लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलती रही। तो
फिर धीरे 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 धीरे, और इसमें टूटी तो क्योंकि ऐसे कोई एक फिक्स आकार में शेप में तो टूटी नहीं है, कहीं गड्ढे थे, कहीं बहुत ऊंचा था, जिनको हम आजकल ऐसे माउंट जानते हैं, ये पठार के रूप में जानते हैं, नदियों के गड्ढों के रूप में। तो ये जहां जैसा था, तो वहां धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ठंडी होती गई, सालों सालों का समय लेके। फिर ये ठंडी तो हुई, लेकिन ऊपर की परत हुई, और अंदर फिर भी इसमें आग का गोला बचा रहा, और इसी आग के गोले के कारण जो मेटल्स थी इसमें बीच में ना पिघली हुई अवस्था में रहती है, इसको बोलते हैं मैग्मा। ये मैग्मा जो है सबसे अंदर रहता है। फिर क्या होता है, अगर कोई हलचल होती है, भूगर्भीय हलचल जिसको बोलते हैं, मान लो पृथ्वी में कोई हलचल हो रही है, आंतरिक हलचल हो रही है, तो ये क्या होता है, ऐसा एकदम जो है इस वाली कंडीशन में आ जाता है, ऊपर को आ जाता है, कहीं ऊपर, कहीं जो पानी के रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, ये इस गर्म मैग्मा के वहां पहुंचने के कारण, उनके पास पहुंचने के कारण ये जो पानी है ये गर्म हो जाता है, और ये गर्म हो जाता है, इसी गर्म पानी का यूज करके जो बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसी को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। अब इसके लिए मैकेनिज्म क्या है, ये तो नेचुरली हो रहा है कि अपने आप आए वाटर रिसोर्स के पास में, तो मैकेनिज्म ये है, यहाँ पर इन वाटर रिसोर्स में पाइप लगा दिए जाते हैं, क्योंकि पाइप लगा देते तो ये भाप बन के तो उड़ता है, ये गर्म होने लगता है, गर्म पानी हम जब गैस पे भी करते हैं तो भाप बन के उड़ने लगता है, तो जब भाप तो अपने नेचुरली उड़ रही है, हमने उस भाप को, उस वेपर को स्टोर करने के लिए पाइप लगा दिए। फिर उस स्टोर की गई वेपर को हम क्या करते हैं, टरबाइन पे छोड़ते हैं, टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, और बिजली प्रोड्यूस हो जाती है जनरेटर में, उसको भेज देते हैं, पास करते हैं, फिर जनरेटर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल के ग्रिड से जोड़ के आगे बढ़ा देते हैं। बस इतना ही है इसमें जो हमारी भूगर्भीय या जियोथर्मल एनर्जी है। कोयले से बिजली इसी से बनती है ना? कोयले से? जी मैम, थर्मल से तो बनती होगी मैम, कोयले से। ये थर्मल की नहीं है, ये हम बना रहे हैं भूगर्भीय है, ये हम इस पानी का यूज करके बना रहे हैं। जी जी मैम, ठीक है। जो वॉल्केनो आता है मैम, उसमें जो आता है उससे बनाते हैं क्या? हाँ, ये नेचुरल, ये प्रोसेस में हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो मैग्मा है ये अंदर जमा हुआ है, आराम से सबसे अंदर बैठा हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यदि कोई ज्वालामुखी फट रहा है, वोल्केनो आ रहा है, अर्थक्वेक कुछ हो रहा है, ये भूगर्भीय, हम इनको हलचल बोलेंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, ये इधर से जाके इधर आ गए, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ ये पहुंच गया, इस पानी को इसने गर्म कर दिया, इससे वेपर निकलने लगी, इस वेपर को कलेक्ट करने के लिए हमने पाइप लगा दिए, इस पाइप से जो फिर वेपर जा रही है उसको हमने टरबाइन वाली प्रोसेस में लगा दिया, फिर पूरी प्रोसेस सेम है। क्लियर है? जी मैम। तापी वाला जो बोल रहे हैं वो कोयले से जो बनती है बिजली, वो अलग आती है, वो जीवाश्म हम थर्मल एनर्जी में कोयले से बनती है, वो अलग प्रोसेस हो जाती है। मैम तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, जैसे इस वाली प्रोसेस में? हाँ, इस वाले प्रोसेस में तो कोई कंट्रोल नहीं होता ना, जब वो अंदर से वो आएगा तभी वो प्रोसेस करेगा ना। ये इसके चैलेंज है ना, ये इसके चैलेंज में आता है कि हम इसको हर कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसीलिए ये कैसी है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जहाँ पे भाई हमको किसकी तरफ देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये ऐसे रिसोर्सेज हों, जहाँ पे हमको लगता हो कि भाई भूगर्भीय वोल्केनो आ रहा हो, या ज्वालामुखी का, जहाँ पे हमको सेंटर्स पता रहते हैं ना, वैज्ञानिक लोग तो सबका पता लगा लेते हैं, उस वाली जगह पे वही बन सकती है, बाकी सब जगह नहीं बन सकती। ये बड़ा चैलेंज है एक इसका। और
इसमें हीट का सोर्स क्या है? पृथ्वी के केंद्र में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से प्राकृतिक रूप से, वही जो चीजें हमने समझ ली है उसकी टेक्निकल लैंग्वेज ये लिखी है एग्जाम पर्पज से, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये पूरी प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। चैलेंजेस भी है ये सारे इसके, कि स्थान पर निर्भर हुआ, कुछ फिक्स प्लेस है वहीं पे हो सकता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, क्यों? क्योंकि हमको वो पाइप लगाना है, प्लांटिंग करना है, बहुत कॉस्टली होता है वो, तो बहुत खर्चीली भी है। फिर सीमित भू तापीय संसाधन, लिमिटेड है ये सोर्स। और पर्यावरण पर इफेक्ट क्या है? भूतापीय ऊर्जा आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल होती है, लेकिन अगर जलाशय को सही से नहीं संभाला गया तो जमीन का धंसना या जहरीली गैसों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का रिसाव भी हो सकता है, जिससे प्रदूषण या पर्यावरण को नुकसान का खतरा हो सकता है। ये इसके पर्यावरण पर इफेक्ट हो जाएंगे। अब हमारी आती है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी, इसमें भी डिकम्पोजर का रोल है। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है जो कि वनस्पतियों एवं पशुओं के अपशिष्ट से बनता है। बायोमास से ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के समय बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों के टूटने या जलने से होता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड कौन सी है? बायोमास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोलर एनर्जी है, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, उनके टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे बायोमास कहला रही है। बायोमास को जीवाश्म ईंधन के साथ क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन, संयोजन कर रहे हैं, उसका काम में लेके आ रहे हैं। इसका उपयोग परिवहन में भी किया जा रहा है, मतलब फ्यूल में हम कर रहे हैं ना आजकल इस्तेमाल, बायोमास गैस का यूज कर रहे हैं। माइक किसका ऑन रह गया है? प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। फिर बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु इसे बॉयलर में डाला जाता है और फिर उस वाष्प में उसे वाष्प में बदलकर इस वाष्प को टरबाइन पर प्रवाहित किया जाता है, जहां से परिवर्तित ऊर्जा जनरेटर के माध्यम से, आगे की प्रोसेस सबकी सेम है, सब टरबाइन में जाने के बाद की प्रोसेस सबकी एक जैसी है, उसके पहले कहीं बस थोड़ा बहुत अंतर है, कौन सी किससे बन रही है। अब ये जो मैंने कल दिखाया था आपको, यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये आया था अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ है ना अभी, जिसका रिजल्ट नहीं आया है अभी, ये क्वेश्चन आया है, ये लिखवाया हुआ है क्वेश्चन, मतलब एकदम आपको मिला हुआ था ये क्वेश्चन, जिन्हें प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। किसको? बायोमास। 18 जून को आया मैम ये वाला एग्जाम। हाँ, आया ना ये क्वेश्चन। जी मैम। बायोमास को अधिक तापमान पर जलाना क्या कहलाता है? गैसीकरण। अधिक तापमान पर जलाए गए बायोमास को गैस रूप में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। यह कई गैसों का मिश्रण होता है। बायोमास क्या है? एक अकेली गैस नहीं है। बायोमास नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मिला जुला स्वरूप है, कंपाउंड है उनका, उसको कह रहे हैं। और इसमें इनका परसेंटेज भी है, 45 to 55% होता है नाइट्रोजन। अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले वो। 18 to 20% होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 to 20% होता है हाइड्रोजन और 9 to 12% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पायरोलाइसिस क्या होती है? ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको गर्म होकर केमिकल पदार्थों में क्या करना? विघटित करना, मतलब तोड़ना। वो जो प्रोसेस है वो पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है। बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं है तब उनको तोड़ रही है। जनरली हम क्या देखते हैं? ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के ये प्रोसेस हो रही है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या है? यह बायोफ्यूल जैसे अल्कोहल या डीजल बनाने की एक प्रोसेस है। ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। ये
जटिल कार्बनिक को तोड़ने की प्रोसेस है, और ये है क्या कर रही, बायोफ्यूल जैसे अल्कोहल या डीजल बनाने की प्रोसेस है ये। किण्वन ये भी एक प्रोसेस है। जटिल कार्बनिक मतलब वही जटिल को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको सरल कंपाउंड्स में, सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलने की प्रोसेस है। किण्वन में जैसे हम देखते हैं ना, खमीर उठता है, जलेबी के लिए जो आटा सड़ाया जाता है, वो भी वही प्रोसेस है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, इसे संचित कर मांग के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। हमारा 12 नंबर का सस्टेनेबल गोल क्या है, याद करिए। 12th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, भूल गए सब, किसी को नहीं है याद? याद एक है अनार, मैम। एक अनार 100 बीमार कि 100 उसमें अनार एक? वो मैम 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 डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्रोडक्ट सप्लाई, का डिमांड एंड सप्लाई। वेरी गुड। जैसी डिमांड हो वैसी सप्लाई हो, वो हमारा 12th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहाँ पे भी वैसी बात हो रही है ना कि हमने अभी हम जैसे कल हमने सन एनर्जी में बात की थी कि अभी सूरज निकला हुआ है, ऐसे धूप वाले दिन है, सूरज निकला हुआ है, बादल नहीं है, तो हमने उसको क्या करा, उस सन एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल के बैटरी में भर के रख लिया। जब सूरज नहीं निकलेगा उस समय हम इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हमने स्टोर कर लिया और जब जरूरत होगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। उस समय हम बाई चांस नहीं बना पा रहे हैं तो जो हमारे पास स्टोर है हम उसको यूज कर लेंगे। उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, हाई टेक्नोलॉजी की इसमें जरूरत नहीं है। जीव जंतु तो जरा सा आप घर में कुछ भी सड़ाने को छोड़ दीजिए, चालू हो जाएगा काम। ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बेहतर विकल्प है गाय का गोबर, पशुओं का, या पेड़ पौधे बहुत होते हैं तो पत्तियों का कचरा आसानी से, जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है वो आसानी से मिल जाता है गांव में। एक ही जो संयंत्र यानी आपका जो मशीन समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा संयंत्र के लिए, सिस्टम संयंत्र के लिए क्या बोलते हैं, अभी दिमाग से उतर गया मेरे। एक ही संयंत्र में कई तरह के बायोमास सामग्री का मतलब, एक आपने एक ही प्रोजेक्ट वो लगाया, प्लांट लगाया, एक ही संयंत्र, हाँ प्लांट लगाया आपने एक ही, उसी में आप गाय का गोबर भी डाल दो, आप उसी में केले के छिलके भी डाल दो, घर की सब्जी भाजी सब सारा कूड़ा कचरा आप उसमें डाल सकते हैं। जितने भी डिकम्पोज होने वाली चीजें सब आप एक ही में डाल के काम चला सकते हैं, अलग अलग नहीं बनाना है। जमीन की उर्वरकता को बढ़ाने में भी मदद, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे ये चीजें क्या होगा, जमीन में जाएंगी, रिस्क कुछ ना कुछ तो जाएंगी, तो यहाँ की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। लैंडफिल समस्या का निराकरण तथा अम्ल वर्षा व स्मॉग की कमी में सहायक कैसे होगा, जब हमने जो वेस्ट है उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया तो वो जो वेस्ट बाहर जाके एटमॉस्फेयर में जाके नुकसान करता वो भी कंट्रोल हो गया अपने आप हमारा। तो ये इसके बेनिफिट है बायो एनर्जी के, बायोमास एनर्जी के। अब हमारी लास्ट आती है, लास्ट नहीं इसके बाद एक और बचेगी, फॉरेस्ट एनर्जी। ये हमारी है नाभिकीय या न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर जो सब्सटेंस होते हैं उनका यूज किया जाता है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कैसे करते हैं, यह ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन का मतलब सब मिल गए एक में, जैसे पानी में दूध मिला दिया तो वो दूध और पानी एक हो गए, वो फ्यूजन है। और फिजन का मतलब है टूटना, जैसे जो हंस होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हंस के पास ये क्वालिटी होती है, भगवान ने उनको ये विद्या दी है कि वो दूध और पानी में से अकेले पानी को पी लेते हैं, दूध को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ये वाला एग्जाम्पल
से भी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, टूटने की प्रक्रिया चल रही है, चेन रिएक्शन, जो आपने देखा होगा, जैसे एमबे एक बिजनेस है, या आजकल बहुत सारे बिजनेस ऐसे हो गए हैं जो चेन रिएक्शन पे चलते हैं। आप हमें कुछ पैसे दो, कुछ हमारा सामान लो, और आगे जाके आप दो लोगों को या तो सामान बेचो या दो लोगों को जोड़ो, तो फिर वो लोग, फिर आपको कुछ नहीं करना, ये दो लोग करेंगे और आपको अपने हिस्से का मिलता रहेगा। ये होता है चेन रिएक्शन। तो ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे भी यही हो रहा है। जो फिजन है उसमें कि जो अंदर का मटेरियल था वो टूटा दो भाग में। इसमें जो तीन चीजें थी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो भी चली गई बट के। जैसे सेल भी होती है हमारी, कोशिका में भी यही होता है ना, क्रोमोसोम। एक कोशिका जब हमारी बट के दो में जाती है, तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेट होता है, क्रोमेटिन जाल होता है, उस पर गुणसूत्र होते हैं, डीएनए, आरएनए, वो सब बहुत अंदर की चीजें हैं। कुल मिला के ये सब सिकुड़ते हैं बीच से, दो भागों में ऐसे बढ़ जाते हैं, फिर पूरा का पूरा एक नया सेल बन जाता है, और वही सारी चीजें इसमें भी आ जाएंगी और इसमें भी आ जाएंगी। तो ऐसे ही है ये भी, कि इसमें विस्फोट होता है, ये दो में टूटता है, और सब इसमें भी वही सारी चीजें रहती है, इसमें भी। फिर ये टूटेगा, फिर इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये 2 से 4, 4 से 8 ऐसा चलता रहेगा। और ये वाली प्रोसेस होती है सन में होती है, सबसे ज्यादा इसका बड़ा एग्जाम्पल है सन। सन में निरंतर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, इसके एटम्स फ्यूज हो के हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। इससे ज्यादा एनर्जी मतलब इससे बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, नाभिकीय सनलाइन का आशय दो हल्के परमाणुओं के लाइट वेट एटम्स के फ्यूजन से एक भारी परमाणु के बनने से है। दो मिल गए, दिख तो एक जैसे रहे, लेकिन है दो चीज, उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। प्रायः सूर्य जैसे तारों में संलयन होता है। दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ना। और इस फ्यूजन में क्या होता है, जो एनर्जी विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की अपेक्षा 3 से 4 गुना, मतलब ये वाली जो एनर्जी है वो इसके अकॉर्डिंगली 3 to 4 टाइम ज्यादा होती है। इसलिए आजकल इससे आगे बढ़ के इस पे आ गए हैं, और ये नुकसान भी नहीं करती है। मतलब ऐसे इससे तो कम ही करती है, ये ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसकी क्या है डेफिनेशन, एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक में छोटे छोटे में टूट जाता है। जो हमने समझा है ना, बस वही चीजें लिखी हुई है इसमें। और ये क्या होता है, विखंडन द्वारा निकली ऊर्जा रासायनिक प्रक्रियाओं में निकली ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होती है। विखंडन प्रक्रिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। एटॉमिक जो एनर्जी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ये हमने स्लाइड में भी रखा था। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन था ना स्लाइड में, अभी इसको पढ़ लेंगे तो वो आंसर आपको समझ में आएगा, बन जाएगा। यूरेनियम का यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर्स में एनर्जी बनाने के लिए, नाभिकीय एनर्जी बनाने के लिए। यूरेनियम 235 और थोरियम, इनका यूज किया जाता है। क्यों? एक तो ये मात्रा में है, मतलब इनके और चीजों की अकॉर्डिंगली ज्यादा है, ये इनके रिसोर्स ज्यादा है। फिर यूरेनियम उन तत्वों में से है, एक है जिनसे पृथ्वी बनी है। यह स्वाभाविक रूप से 3 विभिन्न स्वरूपों में, 3 फॉर्म में पाया जाता है, 234, 235 और 238। इसमें से सबसे ज्यादा यूज होता है 235 का। क्यों? क्योंकि इसको ठंडा करना आसान होता है इसलिए, और परमाणु ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब यह ठंडे करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम
कंट्रोल भी कर पाए उसको, इसलिए ठंडा करना पड़ रहा है। तो विस्फोट करता चला जाएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा। इसको जब हमको लगा बस अब इससे ज्यादा नहीं बनानी है, तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। यूरेनियम एक ऊर्जा से भरपूर तत्व है। 1 किलोग्राम यूरेनियम में 90 टन कोयले जितनी एनर्जी होती है। 90 टन कोयला खर्च करेंगे, उससे जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी केवल 1 किलो यूरेनियम से मिल जाएगी। ये हमारा हो गया नाभिकीय एनर्जी। ये प्लांट है, प्रोसेस वैसी है कि जब हमको लगा तो हमने उसका विखंडन करा दिया, फिर उसको हमने उस एनर्जी को अपने पूरी प्रोसेस से टरबाइन में से गुजार के जनरेटर से होके ग्रिड में पहुंचाया और घर तक पहुंचा दिया। अब जब उसको कंट्रोल करना है तो उसको हमने ठंडा कर लिया। ये उसकी पूरी प्रोसीजर है। विद्युत निर्माण की प्रक्रिया क्या है? एक परमाणु संयंत्र की तुलना एक विशाल जल बॉयलर से की जा सकती है। यूरेनियम जो इस मामले में ईंधन की तरह काम करता है, पानी को गर्म करके इसे भाप में बदल देता है। दबाव बढ़ने पर यह टरबाइन में से प्रवाहित होता है। टरबाइन शाफ्ट द्वारा दी गई एनर्जी से जनरेटर विद्युत उत्पादन करता है। अच्छा, एक चीज और उसमें याद आई है मेरे को, भूगर्भीय एनर्जी में ये जब भाप उधर चली गई, फिर इस वेपर का क्या हो रहा है? फिर मतलब पानी में बदल जाती है ना, जाएगी टकराएगी, पानी में बदल जाएगी, तो इस पानी को वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो पानी है वो वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसका भी अरेंजमेंट रहता है। ऐसा नहीं कि वो फिर वेस्ट हो गया, वो फिर से वापस पहुंच जाता है। अब हमारी आ गई फॉरेस्ट एनर्जी। फॉरेस्ट एनर्जी से क्या समझते हैं? कौन बताएंगे? मैं थक गई अब। सर आ जाइए, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। यादव जी। हाँ, यस मैडम। हाँ नहीं, ये तो बताइए। बहुत एप्लीकेशन नहीं होता हमारे यहाँ। जो आपने नाभिकीय विखंडन बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें क्या होता है, जो कंट्रोल एक रॉड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंट्रोल करके हम फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मैडम। ये तो मैंने बहुत अपने आंखों से भी देखा है। रिएक्टर कोई बहुत बड़ा रिएक्टर होता है मैडम, उसको यहाँ बताना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने काम किया है रिएक्टर में, हमारा सौभाग्य है कि हमने किया है अपना एक अरे मतलब ये हमारा सौभाग्य कि आपने वहाँ काम किया और हम आपसे कह रहे हैं कि समझाइए, तो इससे बढ़िया तो कौन समझा पाएगा। और कुछ ऐसे ही होता है क्या सर? हाँ, नहीं, ये देखिए फॉरेस्ट का हमें इसलिए नहीं मालूम मैडम कि ये बहुत एप्लीकेशन नहीं होता है। बट जैसे आपने, मैं ये बताना चाहता था लोगों को, क्योंकि यहाँ सब लोग हैं ना, तो एक जो फ्यूजन और फ्यूजन, दो वर्ड आपने निकाला, बहुत अच्छा उसका है। फ्यूजन मतलब होता है कि जैसे आप, दिस इज बम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो यू कैन नॉट कंट्रोल द एनर्जी न्यूक्लियस को। जैसे एक परमाणु है, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंट्रोल करके फ्यूजन करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि कंट्रोल एक रॉड होता है वो करता है। फ्यूजन में क्या होता है मैडम कि वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंट्रोल नहीं करते हैं। वी आर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस बाय हाई मॉस। बाप रे, उसका फिजिक्स बहुत बहुत भयंकर है। तो उसके बाद एक बार आपने ब्रेक कर दिया न्यूक्लियस को, तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नागासाकी जो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हुआ था, हाँ, वो अभी तक आप जो बोले वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। तो वहाँ पर उपयोग किया गया था इसका, दो मतलब जो अमेरिका ने किया था, तो वहाँ पर उन्होंने फ्यूजन किया था, दैट इज कॉल्ड द एटम फ्यूजन, हाइड्रोजन बम जिसे बोलते हैं। तो वो अनकंट्रोल्ड होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक जहां पर वो बम ब्लास्ट हुआ जापान में, जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी तक 4 दिन पहले कुछ वहां से एयर से भी ब्लास्ट हो गए। तब पाया गया कि ये 1945 को जो फटे नहीं थे छोटे छोटे टुकड़े के बम, वो भी फटे, लेकिन अच्छा हुआ कि वो जनजीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी 4-5 दिन पहले ठीक वही नागासाकी जापान में।
तो ये इसका ओके। असर इतना होता है 100 ईयर्स के बाद भी वो कभी भी फट सकता है, जो फटे नहीं है उस समय। इसको क्या होना चाहिए, बस एक ब्रेकडाउन एनर्जी मिलनी चाहिए। मतलब जैसे कोई चीज अपनी एक संयम अवस्था में है तब तक वो नहीं फटेगा। कहीं जो अर्थ के प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ भूकंप आ गया अर्थक्वेक से, या तो कुछ और चीजें ऐसी हुई, तो वो जो पहले से बहुत डेप्थ में जमीन दबी है वो मतलब फट सकती हैं। अब रही बात फॉरेस्ट एनर्जी की, आपने बताया तो हमको बहुत जानकारी नहीं मैडम, तो अच्छा है, गलत चीज बताने से तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हमको नहीं मालूम है, ये एनर्जी मैंने काम नहीं किया मैडम। अगर आप ओके, कोई कोई हमको बात नहीं। रिएक्टर का बोले तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। ये खैर बताने की नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एक मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका रख रखाव मेंटेनेंस बहुत बड़ा होता है। जैसे तमिलनाडु में है, फिर भुवनेश्वर में है, और रावत भाटा में है। हमारे बीआरसी में रिसर्च रिएक्टर है, ओनली फॉर रिसर्च रिएक्टर। हमको रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके फिर वो टेक्नोलॉजी को पावर स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आप देते हैं, मतलब अच्छा लगता है सुन के। बायो एनर्जी के बारे में, फॉरेस्ट एनर्जी बची है हमारी, इसको पढ़ लेते हैं हम। फॉरेस्ट एनर्जी वन ऊर्जा पौधों और जंगली वनस्पतियों से प्राप्त हो रही है हमको। जंगल ऊर्जा, यह प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है जो जल, बिजली और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। वन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वन कटाई और वन अन्य जैव उपयोग किए जाते हैं, जैसे बायोगैस उत्पादन, जल जीवाणु उत्पादन और अन्य प्रक्रियाएं। ये सारी प्रोसेस इसमें आ जाती है हमारी, जो हम अलग अलग पढ़ रहे थे अभी। सबका रोल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हम हाइड्रोथर्मल पढ़ रहे थे, और जो हम अभी हमने भूतापीय पढ़ा, या हमने जो सॉइल एनर्जी पढ़ी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि मिट्टी का जो पानी है उसमें एक्टिविटी हो रही है, जो बायोटिक डिकम्पोजर है वो उसमें कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा थोड़ी कि मिट्टी से एनर्जी मिल रही तो पानी का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही ये जो फॉरेस्ट एनर्जी है इसमें सारी टाइप की कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई है। वन ऊर्जा एवं बायोमास ऊर्जा में अंतर क्या है? इसकी जो ऑरिजिन है, वन ऊर्जा सीधे पौधों और जंगली वनस्पतियों से प्राप्त की जाती है, जबकि बायोमास ऊर्जा में अन्य जैविक स्रोतों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि गोबर, कृषि अपशिष्ट, या हम इसमें कचरा भी वो कर रहे हैं। फिर उपयोग क्या है इसका? वन ऊर्जा अक्सर वन कटाई और अन्य वन्य जीवों से प्राप्त की जाती है, और इसका प्रमुख जो यूज है वो क्या है? बिजली उत्पादन और गर्मी के लिए होता है। बायोमास ऊर्जा के अलावा जल जीवाणु उत्पादन, बायोगैस उत्पादन और अन्य प्रोसेस भी जो है वो इसमें हो सकती है। इसका इफेक्ट क्या है? वन ऊर्जा की प्राप्ति जंगलों की कटाई का कारण बन सकती है, ये एक इफेक्ट है इसका, चैलेंज भी है। जो पर्यावरणीय, अगर हम सिर्फ काटते चले जाएंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे नहीं, तो क्या होगा? वन संकट आ जाएगा। बावजूद इसके बायोमास ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अधिकतम उपयोग किए जाने वाले सोर्स गोबर, खेती के अपशिष्ट और अन्य जैविक स्रोत होते हैं, जो कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों को क्या करते हैं? रिसाइकिल को बढ़ावा देते हैं। वन ऊर्जा से बिजली कैसे प्रोड्यूस की जाती है? वन की और संग्रहण, किसानों या अन्य स्थानीय सोर्स से वनस्पति को एकत्रित करना, जिसके पास जो है उनसे हम लेंगे। वनस्पति मतलब सीधी सी बात है लकड़ियां, जो हमने पिक्चर में भी देखी थी। बायोमास कन्वर्टर का यूज करना, इसके द्वारा बायोमास को क्या कर रहे हैं? तरल या गैस रूप में, लिक्विड और गैस रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्टर द्वारा जो वायु बन रही है, वायु ऊर्जा आ रही है, उसको फिर टरबाइन से हमने भेज के, जनरेटर से भेज के और बिजली में बदल लिया, इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर लिया। पर्यावरण के कैसे है ये? अनुकूलित है, एडॉप्टेबल है। इस प्रक्रिया के दौरान बिजली के उत्पादन में प्रदूषण कम होता है, और प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग होने से पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं है। और ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, हमें जंगल काटने से नुकसान नहीं है। अगर हम बराबरी से लगाते भी रहें, एक पेड़ काट रहे हैं तो हम 4 लगा दें, 10 लगा दें, तो ये पूरा, इससे अच्छा सोर्स क्या होगा? हमें सब चीजें बराबरी से मिलती रहेंगी।
अच्छा, इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम प्रोसेस क्या हो रही है इसमें जो हमने पढ़ी है अभी, कि पहले ये जो लकड़ियों का है बारीक बुरादा मान लो कर लिया, उससे फिर उसमें से भी निकलती है ना, क्योंकि हमने उनको भी लेके चला है, ब्रीदिंग करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। हालांकि ऐसा मूवमेंट नहीं करते कि चल के उनके दो पैर है तो चल के चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी हाइट में तो बढ़ रहे हैं। या जो हम देखते हैं बेल होती हैं, लताएं होती हैं, वो तो मूवमेंट भी करती हैं, कहाँ कहाँ फैल जाती हैं। तो इनमें भी क्या होता है, जीवन होता है। जीवन होता है मतलब जैविक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को यहाँ प्लांट्स की, मेनली फॉरेस्ट वाले में यहाँ प्लांट्स की एनर्जी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको इस जो यहाँ पर एक पूरा इनका उपकरण है, पूरा एक प्लांट है, ये सारी प्रोसेस है, उसमें से इसमें भेजा, यहाँ इसको गैस में कन्वर्ट किया, एयर में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद में फिर वही टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से फिर आगे ग्रिड से घरों में बिजली पहुंचा दी। ये हमारा हो गया कंप्लीट। कौन से एनर्जी के रिसोर्स हैं ये? सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स थे, ये हमने पढ़े ही इसलिए क्योंकि बाकी तो हमें पता है, जैसा ताप वाला आ रहा था कि कोयले से तो हमें पता ही है बिजली बनती है, लेकिन इनको क्यों रखा गया है? क्योंकि हमको वो लिमिटेड है, उनको हमको छोड़ के या उनका यूज लिमिटेड करके, वो जो हमको 0.25 पे पहुंच के 0.25 तक लाके, और फिर हमको क्या करना है 1 पॉइंट तक, 1 पॉइंट समथिंग का हमको उसको फिर स्थिर रखना है कि उससे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन का यूज है, वो उससे ज्यादा ना बढ़े, बैलेंस रहे, उतना ही रहे। वहां तक पहुंचाने के लिए फिर ये एक हमारा क्या है, एक हमारा आगे का स्टेप है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेस की तरफ बढ़े, इनका यूज करें। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या पुअर कंट्री को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि सारे लोग फिर इन नेचुरल रिसोर्सेस को बिना किसी प्रॉब्लम के क्या कर पाए, एडॉप्ट कर पाए, और फिर उससे अपना जो है ये टारगेट है उसको अचीव कर पाए, पूरा वर्ल्ड जो है इस टारगेट को अचीव कर पाए। ये हमारा कंप्लीट हो गया 5th टॉपिक। अब यहाँ से इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन की बात। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है आपदा प्रबंधन में पढ़ने के लिए। आपदा प्रबंधन होता क्या, आपदा क्या होती है? आपदा शब्द समझते हैं आप, डिजास्टर, क्या मतलब है उसका? मैडम अचानक बताइए। जैसे बाढ़ आ गई, बहुत बारिश आ गई, जो मतलब जहाँ पर अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं पहले से, जैसे अभी मानसून है, उसको अभी मालूम है कि मानसून है, और जो फ्लड एरिया कहाँ कहाँ पर है, मतलब कौन सा जोन ऐसा है जहाँ पर हमको एक्सपीरियंस है कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि ये सब आने के पहले, आपदा आने के पहले या प्रॉब्लम क्रिएट करने के पहले, तो बहुत सारे जगह ऐसे यंत्र लगा देते हैं कि वो फ्लडिंग न होने पाए, वहां से हम जल को निकाल कर दूसरी जगह करते हैं। आपदा कई भी हो सकता है, जैसे फायर ब्रिगेड का भी हो सकता है, कहीं आग लग सकती है, तो फिर हमने जगह जगह स्टेशन बनाए हैं फायर ब्रिगेड के, उसके एक नंबर हैं जो सब जगह कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तो दो मतलब दो इस तरह होता है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि और कुछ हमको याद नहीं है, कुछ 13 चीजों को उन्होंने एक डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया है, जो एक प्राकृतिक आपदा हो गया, प्राकृतिक में सब कुछ आ जाएंगे, और एक ह्यूमन का भी है। तो बहुत सारा हमको डिटेल तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कुछ 13 सर्कुलर जारी की है, उसके नंबर भी प्रोवाइड किया है। बाकी आप जो बता रहे हैं शायद वो कुछ अलग हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम बस मैम डिजास्टर तो ये है मैम कि जो सब इस तरह की परिस्थिति आ रही है उसको देख के तुरंत रोकथाम करें हम अपना परिस्थिति। ठीक है। जैसे और कोसी कोई? नदी भी बिहार में हाँ। कोसी नदी आई,
तो पहले से NDRF और SDRF की जो हमारी फोर्स है थी तैनात थी उसकी व्यवस्था के लिए। ठीक है, और कोई ट्राई करेंगे? डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है? मैम जो केदारनाथ में 2012 में आया था वो सबसे बड़ा मैम एकाएक जैसे आपदा आ जाए, बादल फट जाना या कोई चीज, ये सब डिजास्टर्स में ही आता है। बिल्कुल, सब बिल्कुल एकदम एकदम सही बता रहे हैं आप सभी। एकदम सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिन प्राकृतिक समस्याओं पर जो हमारे लिए दुखदाई हो जाए, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें पता नहीं होती है कि कब आ जाएंगी अचानक से, वो होती है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की कर ली है, पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे पहुंच गया है साइंस, कि बहुत पहले से पता चल जाता है कि तब चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कहीं आग लग गई जंगलों में, या जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बादल फट गया। ये नहीं पता होता है, कई बार अचानक से हो जाती है चीजें। तो यही क्या है, अचानक से आ रही है, अनियंत्रित है, हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर, हम उसको रोक नहीं सकते हैं पहले से, कि पता या पता भी है तो भी हम उसको रोक नहीं सकते हैं, वो आएगी मतलब आएगी। तो ये क्या है, आपदा। आपदा को आप ऐसे याद रखिए जोड़ के, आपदा लापता, जिसका कोई नहीं है अता पता। ठीक है ना, कि जिसका कोई अता पता नहीं है वही आपदा है। तो इस पे हमको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो हम जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, क्या ही सुरक्षा बोलते हैं ना, एक शब्द सावधानी में ही सुरक्षा है, सावधानी में ही सुरक्षा है। फिर हम क्या करते हैं कि भाई उससे बचने के जो जो उपाय हो सकते हैं वो हमारे सामने, हम उसके सामने ना पड़े, वो हम उसके लिए क्या करें, या तो अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, होता ही है ना, पूरे के पूरे घर खाली करा लिए जाते हैं। तो यही सारी ट्रेनिंग जो होती है। अब जो उसमें मिटिगन स्ट्रेटेजी बोला है उन्होंने, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, उसका मतलब है कि उसको कैसे मिटिगेशन का मतलब होता है कैसे उसको रिड्यूस करें, कम करने के, नियंत्रित करने के, हम उनसे कैसे बच सके, उसकी क्या रणनीतियां है, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज है, उसके बारे में आपको मैं उसमें स्लाइड में लिंक भी लिखी है। एक तो हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक तो उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से उसमें दी हुई है। एक मैंने नोट्स भी जो डाले हुए हैं वो भी है उसमें, पूरा आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ वो वाले, एक मैम वो सेकंड। ये नोट्स नहीं है मैम उस पे, एक इस नहीं, पेज को शेयर मैं कीजिए। दिखा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, ये नहीं है, मैं बता दूंगी कि कौन से वाले हैं आपको। वो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से सब दिया हुआ है उसमें, पूरा एग्जाम पर्पज से। अलग से आपको उसमें फिर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आए, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, हम एक क्लास और रख लेंगे। इसके बाद हमारी क्लास होंगी, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो हमने पूरा पढ़ा है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इनसे, तो आपकी फिर और अच्छे से एनवायरनमेंट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है या बीच में इसमें आज की क्लास में जो पढ़ा है, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो आप अभी उसको पूछ सकते हैं। है किसी कोई का डाउट कोई डाउट? नहीं मैम, कोई नहीं है। सब समझ में आया? आप टेस्ट